ये विद्यार्थियों नमस्कार। आपके लिए साइंस लेकर के मैं आया हूँ। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआरयू हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, लोको पायलट, सबके लिए साइंस अनिवार्य होता है। और 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रायः साइंस में पूछे जाते हैं और यही निर्णायक होता है। साइंस ही आपका रिजल्ट का निर्णायक है, इसलिए साइंस जानना अति आवश्यक होगा। साइंस के बिना रिजल्ट पाना संभव नहीं है। साइंस आपको आगे बढ़ाएगा, रिजल्ट देने में सहायक होगा, इसलिए साइंस पर विशेष ध्यान देंगे। अब क्या है कि साइंस को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। साइंस में 3 भाग हो जाएगा। पहला फिजिक्स हुआ, दूसरा हो गया आपको बायोलॉजी और तीसरा है केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट साइंस के हैं और तीनों पार्ट को मिलाकर के क्वेश्चन की संख्या रहता है 25 से 30 क्वेश्चन और यही आपके रिजल्ट के लिए निर्णायक होगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे अधिक, तीनों में सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है। ऐसे तो हम लोग बैलेंस देखेंगे, कोई ठिकाना नहीं, कहीं फिजिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, कभी केमिस्ट्री से क्वेश्चन कर देता है, इसलिए इसको बैलेंस देखना होगा। परीक्षा में जैसे भी हाल में देखिए, बिहार एसएससी है या टीचर के लिए आपका हो जाएगा बीपीएससी टीआरई, टेक्नीशियन का एग्जाम है, लोको पायलट का है। तो इसको देखते हुए हम लोग 25-25 क्वेश्चन का एक सेट बनाए हैं और क्रमबद्ध 25 क्वेश्चन का जो सेट होगा वो चैप्टर वाइज होगा। जैसे एक चैप्टर हम उठाएंगे, मान लें कि हम उठाए पोषण, तो पोषण से जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम पूरा करेंगे। उसके बाद मान लें सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो हर एक पार्ट को हम एक एक करके दिखाएंगे। फिर बॉटनी में है तो बॉटनी में मॉर्फोलॉजी, फोटोसिंथेसिस ना इत्यादि से क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन उठाएंगे वो चैप्टर वाइज उठाएंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इस चलते ये आप वीडियो को हमेशा देखते रहेंगे। तो पहले हम उठाएंगे बायोलॉजी से, बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाएंगे। बायोलॉजी में भी जूलॉजी उठाएंगे, बायोलॉजी में उठाएंगे क्वेश्चन जूलॉजी से। और जूलॉजी में पहला उठाएंगे क्वेश्चन पोषण। तो पोषण से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी टीआरई वाले या टेक्नीशियन, बिहार एसएससी वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। तो पहले हम उठा रहे हैं पोषण से क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, और ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो उठा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है और उपयोगी है क्वेश्चन। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है पोषण एवं अवशोषण, चैप्टर का नाम है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन से, पोषण एवं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। तो पोषण एवं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र को लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये चैप्टर का नाम होगा। इसी चैप्टर में हम क्रमबद्ध क्वेश्चन दिखाते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला देखिए क्वेश्चन इसमें है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है। लैंगरहैंस को कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं माने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होती है। पहला चॉइस है रूपांतरित लसिका ग्रंथियां, दूसरा है पीयूष ग्रंथि के विशिष्ट क्षेत्र, तीसरा है अग्न्याशय में नलिका विहीन ग्रंथियां और डी में है वृक्क में छोटी नलिकाएं। 4 चॉइस आपके सामने। तब इसमें जो आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का वो कौन सा हो जाएगा कि अग्न्याशय में नलिका विहीन ग्रंथियां यानी सी नंबर। अब इसमें देखिए कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस एक्चुअली है क्या।
पैंक्रियाज हम लोग का एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड का नाम है पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज है और ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है। मिक्स्ड ग्लैंड माने मिश्रित ग्रंथि। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का नेचर रखता है। ये होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को कहते हैं हिंदी में अग्न्याशय। अग्न्याशय। और इसी में नलिका विहीन माने एंडोक्राइन कहें ग्लैंड होता है, जिसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इसी में अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 तरह का सेल होता है। ऐसे इंसुलिन का स्राव होता है। जैसे मान लीजिए अल्फा सेल्स, तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है। क्लियर? तो 1 नंबर में कौन सा आंसर हो गया? 1 का हो गया सी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 में है कि वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है? वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या होता है? ए नंबर में है 21 33 22 21 23, बी में है 21 22 21 22, सी में हो गया 21 23 21 24 और डी में है 21 23 21 23। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर हो गया डी, यानी 21 23 और बाई 21 23। एक्चुअल है क्या, सो जान लीजिए। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है इंसाइजर। इंसाइजर, इसको अब कहते हैं कृंतक। इसका काम है भोजन को काटना। इसका काम है भोजन को काटना। भोजन को काटना। पूछता है कि इंसाइजर का कार्य क्या है, तो भोजन को काटना। दूसरा होता है कैनाइन। कैनाइन, इसको हिंदी में कहते हैं रदनक। हिंदी में रदनक, कैनाइन। इसका काम है भोजन को चिड़ना फाड़ना। भोजन को चिड़ना फाड़ना। तीसरा नंबर है प्रीमोलर। अग्रचवर्णक किसको कहते हैं? अग्रचवर्णक। और चौथा है मोलर, इसको कहते हैं चवर्णक। और ये दोनों का काम है भोजन को चबाना। ये दोनों का काम भोजन को चबाना। भोजन को चबाना। अब जान गए, इंसाइजर का काम भोजन को काटना, सामने वाला दांत होता है। कैनाइन का काम है भोजन को चीरना फाड़ना। कई कार्य पूछता है। प्रीमोलर और मोलर का काम है भोजन को चबाना। अब ये देखना है कि जब दंत सूत्र हम लोग लिखते हैं तो दंत सूत्र का भी जान लीजिए नियम। दंत सूत्र कैसे लिखाता है? पहले हम लोग इंसाइजर लिखते हैं। आई से हो गया इंसाइजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। तो इंसाइजर 21 23 22 21 23। पहले इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो सामने वाला इंसाइजर, इसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और लास्ट में होता है मोलर। तो जो आप सूत्र देखते हैं वो ऊपरी जबड़ा का है। ऊपर में हो गया ऊपरी जबड़ा और नीचे वाला हो गया निचली जबड़ा। निचली जबड़ा हो गया नीचे वाला। अब जोड़ लीजिए कि 2 अब 1 3 2 5 3 8। ऊपरी जबड़ा में एक साइड का, ये सूत्र है एक साइड के लिए, मैंने यहाँ से इधर के लिए, इधर से यहाँ चलते हैं 8 है, तो इधर भी हो जाएगा 8। तो 8 और 8 16 हो गया। मैंने 8 गुना 2, 8 एक साइड, ध्यान रखेंगे कि 8 हो गया एक साइड का, फिर 8 हो गया इधर का, तो 8 8 16। और नीचे भी हो गया 8 गुना 2, यानी 16 ऊपर में और 16 नीचे। टोटल कितना हो गया? 32। तो हम लोग का दांत जो है वो सेट है 32 का, यानी वयस्क में दांत का सेट 32 का होता है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? 2 नंबर, डी नंबर। चलिए 2 नंबर हो गया क्वेश्चन।
अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत को कहते हैं लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन होता है 1.5 kg से 2 kg। बहिस्रावी ग्रंथि कहलाता है, यह होता है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कहलाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय जो हुआ इसको पैंक्रियाज कहते हैं। यह हो गया सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, कहलाएगा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय। इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, इसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि, चूंकि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का नेचर रखता है, तो मिक्स्ड ग्लैंड हुआ मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है गहराई में, और जब तक पूरी गहराई में नहीं जान पाएंगे तब तक क्वेश्चन साइंस का सॉल्व नहीं होगा, और साइंस का सॉल्व नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट के लिए साइंस को बेहतर बनाना होगा, और इसके लिए क्वेश्चन आपको अंदर में भी जाना होगा। तो मिक्स्ड ग्लैंड हो गया अग्न्याशय, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय। अब आइए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इसमें है कि अग्न्याशय का पेशीय संकुचन कहलाता है। इससे आमाशय में संकुचन होते रहता है, जिसके कारण जो भोजन है वो मुख गुहा से मैंने बकल कैविटी से आगे ग्रास नली होते हुए आमाशय में पहुंचता है। तो उस गति को हम लोग क्या कहते हैं? 4 गो चॉइस है कि आमाशय का पेशीय संकुचन, संकुचन मतलब कंस्ट्रिक्शन, क्या कहलाता है? अवशोषण, दूसरा है पाचन, तीसरा क्रमाकुंचन या तरंगति, और चौथा परिसंचरण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकुंचन, यानी सी नंबर चॉइस, प्रकुंचन या क्रमानुकुंचन कहते हैं, क्रमानुकुंचन। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस्टालसिस का मतलब होता है क्रमबद्ध संकुचित होते जाना। संकुचित यही होता है तो भोजन आगे की ओर बढ़ता है। जैसे मुंह गुहा से भोजन आ गया आमाशय में, कैसे आया कि आहार नाल में क्रमानुकुंचन गति होता है, पेरिस्टालसिस गति होती है, मतलब तरंग के तरह गति होती है, जिसके कारण भोजन आगे बढ़ते जाता है और उसका पाचन होते जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? क्रमानुकुंचन, यानी सी नंबर चॉइस होगा। अगला कि जठर ग्रंथियों की ऑक्जिंक्टिक सेल्स किसका श्रवण करती है? ऑक्जिंक्टिक सेल्स, ऑक्जिंक्टिक सेल्स, इसको हिंदी में कहते हैं अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका ऑक्जिंक्टिक सेल, या इसको हम लोग पेराइटल सेल भी कहते हैं। पेराइटल सेल, ऑक्जिंक्टिक सेल। ये HCl का स्राव करता है, मतलब HCl मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहीं पूछ जाता है कि आमाशय में कौन सा अम्ल का स्राव होता है, तो HCl का, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका स्राव होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो गया बी नंबर, यानी HCl का स्राव। आंसर हो गया आपको बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि यकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करती है? यकृत यानी लीवर, यकृत कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं इसको कहते हैं लीवर सेल।
लीवर सेल्स। यकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करती है? पहला चॉइस है लाइपेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा पीत, चौथा एमाइलोप्सिन। तो ये क्या निकालता है यकृत सेल? तो पीत रस निकालता है, यानी पीत, जिसको कहते हैं बाइल। बाइल का स्राव करता है कौन? यकृत। आई जो पीत है या पीत रस बोलते हैं, पीत रस, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाएगा और क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि यकृत पीतरस का स्राव करेगा और यह पीतरस भोजन के माध्यम को क्या करेगा? क्षारीय बनाएगा। क्लियर? अब देखिए लाइपेज भी चॉइस में है, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन या लाइपेज या एमाइलेज ये पैंक्रियाटिक जूस से स्रावित होता है, पैंक्रियाटिक जूस में होता है। अब अगला क्वेश्चन अगला है कि कृमि रूप परिशेषिका, मैंने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या इसी को कहते हैं हिंदी में कृमि रूप परिशेषिका, कराए किसका भाग है? पहला चॉइस है कृत्रिम तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिवहन तंत्र, तीसरा जनन तंत्र और चौथा आहार नाल। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किससे संबंधित है? आहार नाल से, यानी चॉइस आपका हो गया डी नंबर। देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ होता है, जिसको आप अपेंडिक्स ही कहते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत, और छोटी आंत में कौन? इलियम। छोटी आंत का एक पार्ट है इलियम। तो इलियम और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक रचना बनता है जिसका नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम। और सीकम के ऊपर में ही अंगुली जैसी रचना होती है जिसका नाम है अपेंडिक्स। इसका नाम अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स हम लोग में अवशेष मात्र है, अवशेषी अंग के रूप में रहता है, लेकिन जानवरों में जो घास खाने वाला जानवर है उसमें सक्रिय होता है। और ध्यान रखेंगे कि घास खाने वाले जानवर हैं उसमें सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स में ही होता है या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में ही होता है। और ये हम लोग में यानी मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन हो गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच में होता है? पाइलोरिक वाल्व किस किस के बीच में होता है? पहला चॉइस है ग्रास नली एवं आमाशय, दूसरा छोटी आंत एवं बड़ी आंत, तीसरा इलियम एवं सीकम और चौथा आमाशय एवं ग्रहणी। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, आमाशय एवं ग्रहणी होता है पाइलोरिक वाल्व। क्या सो समझ लीजिए। देखिए कि आमाशय में 3 पार्ट होता है। आमाशय यानी स्टोमक, जैसे भोजन हम लोग लेते हैं मुंह गुहा में, तो मुंह गुहा के बाद भोजन जाता है क्या? हाँ, फायरिंग्स में। फायरिंग्स के बाद आता है ग्रास नली में। पहले मुख गुहा में भोजन गया, मुख गुहा में, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। आज के बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद आता है ग्रास नली, जिसको ऑसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में, ऑसोफेगस। इसके बाद भोजन आता है आमाशय में। आमाशय को कहते हैं स्टोमक। एक क्रम भी है भोजन का कि कैसे कैसे भोजन आता है। अब स्टोमक में ध्यान देना है कि स्टोमक में 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट का नाम है कार्डियक, कार्डियक हिंदी में यही रहता है, कार्डियक। दूसरा का नाम है फंडिक, फंडिक इंग्लिश में यही रहेगा फंडिक। और तीसरा का नाम है पाइलोरिक, पाइलोरिक। आमाशय में कितने पार्ट हो गए? 3, कार्डियक,
फंडिक और पाइलोरिक। तो ये जो पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक नीचे वाला पार्ट हो गया, मान लो कि आमाशय है ये, तो ऊपर में हो गया कार्डियक, बीच में हो गया फंडिक और नीचे हो गया पाइलोरिक। ये पाइलोरिक जो है वो ग्रहणी में खुलता है। पाइलोरिक कहाँ खुलेगा? ग्रहणी में। ग्रहणी को कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। एक भाल्व के द्वारा खुलता है पाइलोरिक, जिसका नाम है पाइलोरिक भाल्व। तो पाइलोरिक भाल्व कहाँ खुला? भाल्व बने कपाट होता है ना, भाल्व बने कपाट, और ये खुलता है किसमें? ग्रहणी में। ग्रहणी कहते हैं ड्यूडेनम। और छोटी आंत का एक पार्ट है, किसका? छोटी आंत का एक भाग। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब क्वेश्चन है उपयोगी, और क्वेश्चन अब अंदर से पूछने लगा है। बीपीएससी टीआरई के लिए भी बहुत उपयोगी है, और बिहार एसएससी के लिए तो खैर रामबाण है। अगला, आंतरीय रसांकुर का प्रमुख कार्य है। आंतरीय रसांकुर का, रसांकुर कहते हैं विलाई, VILLI, विलाई। रसांकुर हिंदी में कहते हैं। देखिए विलाई होता है छोटी आंत में। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि आंतरीय रसांकुर का प्रमुख कार्य है पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण, दूसरा अवशोषण तल को बढ़ाना, एंजाइम का श्रवण, परानिस्यंदन। चलिए चॉइस देख लिए। अब समझ लेना है कि विलाई क्या है। तो ये अंगुली जैसी रचना होती है जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण करेगा, और ये अंगुली जैसा जो है निकला हुआ इस तरह का, तो इससे क्या होगा कि अवशोषण का जो तल है वो बढ़ जाएगा, और अवशोषण तल जब बढ़ेगा तो पचा हुआ भोजन आसानी से अवशोषित होगा। तो किसके द्वारा होगा? तो विलाई द्वारा होगा। अब विलाई रहता है अंगुली जैसा ये कुंडलित। तो कुंडलित होने से फायदा क्या है कि अवशोषण तल को बढ़ाएगा, और जब अवशोषण तल बढ़ेगा तो आसानी से भोजन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। यहाँ तक क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा, रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? कोई व्यक्ति है वो अंडा, दूध, रोटी खाता है, तो इसको किस चीज़ की कमी आएगी? तो जो दूध खा रहा है, अंडा खा रहा है, तो जानते हैं कि दूध, अंडा में विटामिन सी नहीं होता है। अब विटामिन सी जब नहीं है तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी होता है। स्कर्वी का मतलब कि मसुरा से ब्लड आएगा ना। तो अगर व्यक्ति केवल दूध, अंडा खाए ना, और रोटी खाए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं खा रहा है, तो विटामिन सी का अभाव होगा। विटामिन सी का जब अभाव होगा तो स्कर्वी नामक रोग होगा, और स्कर्वी में मसुरा से ब्लड आएगा। साथ साथ विटामिन सी की कमी से घाव भी नहीं भरता है। तो कहीं अगर घाव हो जाए तो विटामिन सी के द्वारा ही भरता है, इसलिए विटामिन सी अति आवश्यक होता है। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 17 का। ये अगला क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। आंसर हुआ डी। डी माने स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन होता है, माने पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जान लीजिए। पेप्सिन एक एंजाइम हुआ। पेप्सिन क्या है? एंजाइम। इसका काम है प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या है? एंजाइम। प्रोटीन को तोड़ देता है। पेप्टॉन्स अब प्लस प्रोटियोजेज में पेप्सिन हुआ एंजाइम ना। और जितने एंजाइम है सब प्रोटीन के बने होते हैं, यानी सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं ना। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है।
किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। चलिए क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि ट्रिप्सिन बदलता है। पहला चॉइस कि प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में, वसा को वसा एवं वसा अम्ल में। अगला कि मंड एवं ग्लाइकोजेन को माल्टोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। 4 चॉइस है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो पहले तो जान लीजिए कि ट्रिप्सिन एंजाइम है और ये कहाँ रहता है? पैंक्रियाटिक जूस में। पैंक्रियाटिक जूस में होता है, अग्न्याशयिक रस में, अग्न्याशयिक रस में होता है। और यह प्रोटीन को तोड़ता है, इनकी प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है ना। प्रोटीन को किस में बदलेगा? पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। आंसर इसका हो गया ए। प्रोटीन को किस में बदलेगा? पेप्टाइड्स में या पेप्टोन्स में। कौन? ट्रिप्सिन। तो देखिए ट्रिप्सिन काम करता है क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। और पेप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन वो अम्लीय माध्यम में पाचन करेगा। तो पेप्सिन पचाएगा भोजन को किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। और ट्रिप्सिन पचाएगा क्षारीय माध्यम में। किसका? प्रोटीन का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पहला पित्त में, दूसरा रुधिर में, तीसरा लार में, चौथा अग्न्याशयिक रस में। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये मिलता है पित्त रस में। एक तरह का वर्णक है, क्या नाम है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन ये वर्णक कहलाता है, पिगमेंट। वर्णक कहते हैं पिगमेंट, जो वसा को इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त आपको पित्तरस में रहता है लवण, और लवण होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट किस में पाया जाता है? तो पित्तरस में। सोडियम टोरोकोलेट, इसका काम क्या है कि वसा के पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन में, वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो वह पूछेगा कि पित्तरस में कौन सा लवण है जो वसा को तोड़ता है? तो ये सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। जॉन्डिस के समय क्या होता है कि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और ये पीला रंग प्रदान करता है, जिसके कारण आप आंख देखते हैं जॉन्डिस के समय पीला हो जाता है या शरीर पीला दिखाई देता है। किसके कारण? तो बिलीरुबिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया ए नंबर ना। इसका आंसर ए हो गया, ए यानी पित्त में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मानव में एक दंती दांतों की कुल संख्या है। एक दंती दांतों की कुल संख्या है। एक दंती, इसको मोनोफायोडोंट कहते हैं इंग्लिश में, मोनोफायोडोंट। एक दंती का मतलब होता है कि वैसे दांत जो एक ही बार जन्म ले, जीवन में एक बार जो जन्म लेता है दांत, तो उसको कहते हैं एक दंती। द्विदंती कहते हैं कि जो जीवन में 2 बार दांत जन्म ले। एक जैसे दूध का दांत होता है, वो टूट गया तो फिर परमानेंट टीथ निकलता है। तो कुछ दांत ऐसे हैं जो एक ही बार निकलते हैं, इसको कहा जाता है मोनोफायोडोंट।
ये जीवन में एक ही बार दांत निकलते हैं, एक ही बार दांत निकलते हैं ना। और एक ही बार जो दांत निकलता है उसका नाम है क्या, मोलर। लास्ट में मोलर होता है और मोलर की संख्या होता है 12। मोलर की संख्या कितना होता है, 12। मोलर एक ही बार दांत जन्म लेता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह से अंदर से क्वेश्चन खींचेगा और हम लोग हल्का से लेकर के भारी तक हर एक क्वेश्चन देखेंगे। ग्रुप डी में टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, टीचर, टीआरई जो बीपीएससी लेती है एग्जाम, सीटेट, एस्टेट में भी ये बहुत उपयोगी होगा। और एक एक क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। एक एक क्वेश्चन से आप हज़ारों से पिछड़ जाएंगे, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे कि इसमें क्वेश्चन है कि एक ही बार दांत निकलते हैं, कौन दांत होगा, मोलर। और इसकी संख्या कितनी है, 12 ना। और 2 बार जो दांत जन्म लेता है इसको कहा जाता है द्विदंती। द्विदंती, इसको डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट बोलते हैं, द्विदंती। ये 2 बार जन्म लेता है दांत, 2 बार दांत जन्म लेता है। अब बताइए कि द्विदंती की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 12 को निकल गया, 32 को दांत का सेट हम लोग देखे थे। 12 को निकल गया, कितना बचा, 20। तो डाइफायोडोंट की संख्या 20, मोनोफायोडोंट 12। क्लियर। तो आंसर अब बताइए, इसमें आपका आंसर हो गया सी नंबर। अगला है कि मानव के उन दांतों की संख्या जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। पहला चॉइस है 32, पहला चॉइस है 32, दूसरा 28, तीसरा 12, चौथा 20। तो 2 बार जन्म लेने वाला कै गो दांत हो गया, 20। आंसर हो गया डी। हाँ, अगला क्वेश्चन। मनुष्य के दांतों का मुख्य भाग होता है, पहला एनामेल, दूसरा केराटिन, तीसरा सिक्रेटिन, चौथा डेंटिन। तो मानव के दांत का प्रमुख भाग क्या होता है, एनामेल। दांत का सबसे ऊपरी भाग को एनामेल बोलते हैं, एनामेल। ये हार्डेस्ट पार्ट इन द बॉडी, माने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये दांत का जो उजला पार्ट देख रहे हैं ना, वही एनामेल कहलाता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ है एनामेल, एनामेल। इसके अंदर में एक और लेयर रहता है जिसका नाम है डेंटाइन, डेंटाइन दूसरा लेयर। तो दांत में 2 लेयर होता है, बाहरी लेयर जिसका नाम है एनामेल और दूसरा डेंटाइन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एनामेल, यानी ए नंबर चॉइस। क्लियर, एनामेल यानी ये। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव सेल्स कहाँ पाई जाती है और किसका श्रवण करती है। ऑब्जेक्टिव सेल्स एक नाम और बतलाए थे, और पेराइटल सेल, इसको अम्लजन कोशिका कहते हैं। ये कहाँ मिलता है, तो स्टोमक में। किसका स्राव करता है, तो HCl का। तो अब आइए, अमाशय में एक जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। और उसी में रहता है क्या, ऑब्जेक्टिव सेल या पेराइटल सेल। स्टोमक में रहता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में ऑब्जेक्टिव सेल या पेराइटल सेल। और ये स्राव किसका करता है, तो HCl का। ये रहा आपका कंसेप्ट। अब आंसर आप लगाएं। पहला क्या है कि लैंगरहैंस की दीपिका में ग्लूकागोन का स्रावन हेतु, जठर ग्रंथियों में HCl के स्रावन हेतु, पीयूष ग्रंथि में ऑक्सीटोसिन के स्रावन हेतु, और वृषण में टेस्टोस्टेरोन के स्रावन हेतु।
तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि जठर ग्रंथियों में HCl के स्रावन हेतु। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि कशेरुकियों के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, कशेरुक के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पहला एनामिल, दूसरा केराटिन, तीसरा डेंटाइन और चौथा कॉन्ड्रिन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एनामिल, यानी ए नंबर हो गया एनामिल, सबसे कठोर पदार्थ। और उसके बाद एक लेयर और बतलाए थे, याद होगा कि एनामिल के जस्ट नीचे अंदर वाला लेयर डेंटाइन कहलाता है, लेकिन ये होता है मुलायम, सॉफ्ट होता है। किसके अपेक्षा? एनामिल के अपेक्षा। एनामिल हार्ड होता है और डेंटाइन उसके अपेक्षा सॉफ्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आंतरी रस का स्रावन कौन करता है? सैकस इंटेरिकस को कहते हैं आंत्र रस। आंत्र रस मैंने आंत से इंटेस्टाइन। तो पहला लिखा है बुधनी अर्थात फंडिक ग्रंथि, दूसरा है पेयर्स पैचेज, तीसरा लार ग्रंथि, चौथा लीवर कुंड की दरारें एवं बुर्नर्स की ग्रंथियां। आंतरीय रस ये निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब समझ लीजिए, आंतरीय रस स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित होता है, छोटी आंत से। इसमें दो तरह के ग्लैंड है, इसका नाम है क्रिप्स ऑफ लीवर कुंड, क्रिप्स ऑफ लीवर कुंड, और दूसरा बर्नर्स ग्लैंड या बर्नर्स ग्रंथि बोलते हैं। ये आंतरिक रस को स्रावित करता है। और इसी का जो आंतरिक रस स्रावित करता है, आंतरिक रस, इसी का नाम है सैकस इंटेरिकस, सैकस इंटेरिकस। तो चलिए आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका हो गया आंसर लीवर कुंड की दरारें एवं बोनर्स की ग्रंथियां, यानी डी नंबर। आंसर हो गया डी नंबर। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज जितना भी क्वेश्चन लिखाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब NCERT बेस्ड ही देंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ताकि जैसे मान लें कि बिहार SSC का देंगे 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 में कम से कम साइंस में 22 नंबर तक आना चाहिए, 22 नंबर 23 नंबर तक। तो इसके लिए क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज निकालते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, बहुत है ना सॉल्व होगा। अगला है आमाशय की दीवार के भीतरी स्तर पर की एपिथेलियम होती है, यानी आमाशय की दीवार पर एपिथेलियम एक ऊतक होता है। तो कौन सा एपिथेलियम ऊतक होता है आमाशय की दीवार पर? तो आंसर होगा इसका बी नंबर, मतलब स्तंभाकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलुमनर। आमाशय में एक तरह की ग्रंथि लेयर होता है एपिथेलियम का, एपिथेलियम का ही पार्ट है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, माने कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। और इसका काम स्राव करना, यानी सेक्रेशन करना होता है, पदार्थ का सेक्रेशन करना। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। आंसर इसका बी हो गया, स्तंभाकार। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, आगे देखिए। क्षीरवाहिनियाँ अर्थात लैक्टियल वेसल्स कहाँ पाई जाती है? पहला यकृत में, दूसरा फेफड़ा में, तीसरा वसा पिंड में और चौथा आंत की बिलाई में। तो देखिए, आंत का बिलाई हम इस तरह से दिखाए थे कि उंगली जैसी रचना होता है, इसका नाम बिलाई है या रसांकुर भी बोलते हैं। और इसी से दो प्रकार की नली लगी रहती है ऐसे, एक चौड़ी नली होती है, एक पतली नली। पतली नली का नाम है ब्लड वेसल्स और चौड़ी नली का नाम है लैक्टियल वेसल्स। तो लैक्टियल वेसल्स, लसका वाहिनी,
हिंदी में लसिका वाहिनी भी बोलते हैं। तो इसका काम है वसा और ग्लिसरॉल का परिवहन करना, वसा अम्ल को हर एक कोशिका में पहुंचाएगा। और इसका काम है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो अम्ल इत्यादि को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाना, किसका, ब्लड वेसल्स का। और लैक्टियल वेसल्स का काम है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। और ये दोनों पार्ट्स किस में रहते हैं, विलाई में रहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, आंत की विलाई में। क्लियर। आगे देखें क्वेश्चन। बायोलॉजी भी बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, इसे रटना संभव नहीं होता है। रट के कुछ जाते हैं, क्वेश्चन बदल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए बहुत कंसेप्ट से देखना होता है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये। अगला है क्वेश्चन कि 17 वर्ष से कम आयु वाले एक किशोर मानव में सामान्यतः दंत सूत्र होता है। याद कीजिए, दंत सूत्र हम लोग लिखे थे 21, 23, अबाई 21, 23, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये होता है। ये होता है वयस्क में। ये सूत्र किसके लिए है, वयस्क के लिए। वयस्क कहते हैं 18 वर्ष या इससे ऊपर वाला। लेकिन 18 वर्ष से कम वाला जो हुआ उसके लिए पूछा है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि 18 वर्ष से ऊपर में अक्ल दांत निकलता है, और अक्ल दांत की संख्या है 4। अक्ल दांत इसको बोलते हैं। ये कब निकलता है, 18 से 24 या 25 वर्ष के अंदर में, जिसका एज 18 वर्ष 19, 25 मैंने 25 तक ये दांत निकलता है, जिसका नाम है अक्ल दांत यानी विजडम टीथ। विजडम टीथ। क्या होता है, तो ये मोलर का पार्ट है। तो ये 4 दांत, ध्यान देंगे कि ये 4 दांत जो है वो तो 18 वर्ष या इससे ऊपर निकलेगा। 17 वर्ष से कम वाला में ये 4 दांत नहीं पाया जाएगा। तो ये 4 दांत नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब हो गया ये कि मोलर में रह जाएगा कितना, 2, और ये वाला हो गया 2 रहेगा, मैंने कि 1 कम जाएगा, एक तरफ से 1 और एक तरफ से 1, 2 और 2 नीचे कमेगा यानी 4। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 21, 22 और 21, 22 हो गया। कब, 17 वर्ष से कम के लिए। 17 वर्ष से कम के लिए। इस तरह से क्वेश्चन घुमाता भी है, 17 वर्ष से कम के लिए हो गया। आप रट के गए हैं 21, 23, 21, 23, तो ये वयस्क के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। और ये पूछ दिया 17 वर्ष से कम के लिए, तो 17 वर्ष से कम का मतलब कि वयस्क से कम, 18 से नीचे हुआ। 18 से नीचे में ये 4 दांत कम हो जाएगा। तो 4 दांत जब कम जाएगा तो जोड़िए, 2 1 3 2 5 और 2 7, 7 दूनी 14 दांत ऊपर और 14 को नीचे हो जाएगा। 2 1 3 2 5 2 7 7 14, तो 14 14 28, 4 दांत कम हो जाएगा। तो सूत्र क्या रहेगा, 21, 22, चूँकि मोलर जो लास्ट मोलर होता है वही होता है विजडम टीथ। तो लास्ट मोलर इधर का 2 ऊपर में हो गया और 2 नीचे, तो 4 को तो बाद में निकलेगा, इसलिए सूत्र हो गया 21 22, 21 22, 17 से कम, ध्यान रखेंगे। और वयस्क में जो होगा वो 21 23 और 21 23 होगा। तब मिल्क टीथ के लिए भी जान लीजिए, मिल्क टीथ के लिए होता है बच्चा में जो दूध वाला दांत कहते हैं, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 तरह का दांत होता है। तो ये होगा 2102 और बाई 2102, मिल्क टीथ हो गया चाइल्ड में मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के लिए ध्यान रखेंगे। अब प्रीमोलर, 0 का मतलब प्रीमोलर नहीं होता है, मोलर है दूध। कभी कभी 21 20 और 21 20 भी लिखता है, लेकिन ध्यान देना होगा, यही एनसीईआरटी लोग कहते हैं, एनसीईआरटी मान्य होता है। और जो गाइड वगैरह में देखता हूँ कभी कभी 21 20 लिखता है, तो वहाँ आपको गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखें 2102 और 2102, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो पूछ देता है कि मिल्क टीथ में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्रीमोलर नहीं होता है। लेकिन जो गाइड वगैरह हैं कभी दे देगा मोलर,
तो उस पर ध्यान नहीं देना है, मेन है टेक्स्ट बुक को ही मान्य माना जाता है, एनसीईआरटी मान्य है। तो आंसर याद रखेंगे, प्रीमोलर मिल्क टीथ में नहीं होता है, इसलिए 0 लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट मस्ट है, कंसेप्ट के बगैर साइंस संभव ही नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब में कंसेप्ट होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है। तो अब है अगला कि मनुष्य के आमाशय के अंतिम अर्थात दूरस्थ भाग को कहते हैं। आमाशय का अंतिम भाग लिखा है फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक, आमाशय को इंग्लिश में स्टोमक लिखते हैं, आमाशय में 3 पार्ट कहे थे। पहला कहे थे कार्डियक, शुरू वाला कार्डियक, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। उसके बाद फंडिक, और तीसरा पाइलोरिक, अंतिम है पाइलोरिक। तो बोलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि आमाशय के अंतिम सिरा, दूरस्थ सिरा, तो अंतिम सिरा कौन पड़ेगा? पाइलोरिक, कह चुके यही खुलता है फिर ग्रहणी में खुलता है कौन? पाइलोरिक। तो आंसर हो जाएगा पाइलोरिक, यानी सी नंबर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रत्येक जबड़े में कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक भी कहते हैं एवं चवर्णक में दांतों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, पहला हम कहते हैं कि नाक के सामने जो दांत आपको पड़ेगा वो इंसाइजर होगा, इंसाइजर। इसको हम लोग कहते हैं कृंतक, पहले भी लिख चुके हैं। दूसरा है कैनाइन, अब रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। कैनाइन रदनक, अग्रचवर्णक प्रीमोलर या प्रचवर्णक। अग्रचवर्णक या प्रचवर्णक के की है? अग्रचवर्णक और मोलर यानी चवर्णक। अभी याद कीजिए कि सूत्र हम लोग लिख रहे थे, एक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को आई से, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम और मोलर को एम। तो इंसाइजर 21, 23, 21, 23 से पहले सूत्र याद रखिए, 21, 23 और बाई 21, 23। तो इंसाइजर कै वो हुआ? तो इंसाइजर की संख्या गिनिएगा, 2। एक साइड का सूत्र होता है ऊपरी जबड़ा का, एक साइड का, तो फिर एक साइड में 2 हो गया, तो 2 और 2 4। तो पहले गिन लीजिए, 2 और 2 4 हुआ, तो 4 में 2 से गुना हो गया, 8 इंसाइजर। कैनाइन क्या वो हुआ? 1 और 1 2 है, 2 में 2 से गुना कीजिए, क्या 2 एक साइड का सूत्र है, दोनों साइड में 2 से गुना होगा, तो 2 दूनी 4, कैनाइन हो गया 4। प्रीमोलर कितना? तो 2 2 4, 4 दूनी 8। अब मोलर कितना? 3 और 3 6, 6 दूनी 12। अब जोड़िए, 12 8 20 और 4 24, अब 8 32 को दांत। तो अब कितना कितना हो गया? इंसाइजर। तो अब कह रहा है कि मानव के प्रत्येक जबड़ा में, कह रहा है एक जबड़ा में, तो एक जबड़ा में, एक जबड़ा के लिए क्या, एक जबड़ा में अगर देखा जाए, एक जबड़ा में, तो इसको आधा कर दीजिए 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। 4 2 4 6, 4 2 4 6, यानी ए नंबर हो गया। इसका आंसर हो गया ए, एक जबड़ा का। और दोनों जबड़ा के लिए हो गया, दोनों जबड़ा में ए वाला हुआ। कभी मान लीजिए दोनों जबड़ा का पूछेगा तो ये लिखाएगा, एक जबड़ा के लिए कहेगा ये लिखाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा, सो देख लीजिए।
लास्ट में कि यदि यकृत निष्क्रिय हो जाए तो रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यकृत का काम क्या है? यूरिया का निर्माण, जैसे अमोनिया से यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत। अब अगर यकृत निष्क्रिय हो जाए, यकृत काम न करे तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि अमोनिया यूरिया में चेंज नहीं होगा। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, आंसर सी। तो इस तरह से आप 25 क्वेश्चन का सेट देख रहे हैं, चैप्टर वाइज होगा। इसमें और क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पूरा चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे निकालते रहेंगे। और ये बिहार एसएससी के समय हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बिहार एसएससी है, टेक्नीशियन, फिर आपको ग्रुप डी भी आने वाला है, तो सब में हम लोग को काम देगा। हर एक एग्ज़ाम में आपको अगस्त में ये बीपीएससी टीआरई है, उसमें भी बहुत काम करेगा। तो फिर हम अगले वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।